मतलब 70% एक तरफ और 30%, फिर भी वहां बीजेपी जीत गई। जितना भी शराब का ठेका, जितना भी टेंडर, विकास का जो भी टेंडर होता है जिले का, बालू का, ये सब कुछ सवर्ण लोगों में बंटता है। और ये लोग मोटा पैसा कमाते हैं, इसलिए उनको पैसा बहाने में दिक्कत नहीं होती। दूसरे लोग जो पैसा मेहनत से कमाए हैं, वो लोग उतना पैसा नहीं खर्च कर पाते। मतलब सोचिए कि वो लोग चुनाव कैसे जीत गए, लेकिन तब वो एक बदलाव की लहर थी 85 की। एक बड़ा सवाल है जो आज मेरे मन में घूम रहा है। सोचिए, आजादी के 75 साल बाद हम सब जानते हैं कि इस देश में जमीन बहुजनों के पास नहीं है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पास नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, वो मीडिया में नहीं है, वो जुडिशियरी में नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। इसकी वजह सिर्फ एक है, डेमोक्रेसी में जब तक आपकी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं होगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप कल्पना कीजिए कि अगर एससी एसटी को संविधान में आरक्षण नहीं मिलता, आप कल्पना कीजिए मंडल कमीशन लागू नहीं होता, ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता, और आप कल्पना कीजिए इस देश में कुछ कम्युनिटी है जो जनरल कैटेगरी में है और जो हिंदू भी है, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, कुर्मी, कोयरी, ये सब कम्युनिटियां हिंदू है। ये भी सुप्रीम, मतलब एससी एसटी का तो समझ में आता है जो वन व्यवस्था में अछूत थे, लेकिन जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े दानदाता हैं, करदाता हैं, उनकी भागीदारी क्यों नहीं? इस देश में एक जाति विशेष की भागीदारी क्यों है हिंदुओं में? वही सवाल आज जब खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो मेरे मन में सवाल आया, ये दूसरा शख्स है जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। बीजेपी में एक अध्यक्ष बने हैं बंगारू लक्ष्मण, आरएसएस का कोई मुखिया नहीं है, जबकि हिंदू भी है वो। तो सवाल है कि आजादी के 75 साल बाद भी एससी एसटी के लोग रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ते हैं। आबादी उनकी लगभग 35% है। अल्पसंख्यक समाज की संख्या बिल्कुल कम होती जा रही है। ओबीसी की संख्या जैसे जैसे बीजेपी और कांग्रेस बढ़ती है, सबल लीडरशिप वाली बढ़ती है, ओबीसी की संख्या कम हो जाती है। मराठा, पटेल, गुर्जर, जाट ये भी इस खेल में शामिल नहीं है। कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए, हाई कोर्ट में कितने जज हैं वो देख लीजिए, उसके बाद आईएएस कितने हैं वो देख लीजिए, आईएएस है तो सेक्रेटरी कितने हैं वो देख लीजिए। हाँ, जहां जहां ताकत वाला काम है, जैसे खेल में ये मेडल लाते हैं, इस देश के फैक्ट्री चलाते हैं, खेत जोतते हैं, देश का पेट भरते हैं, लेकिन जो व्हाइट कॉलर जॉब है उसमें क्यों नहीं है? तो मुझे समझ में आया, एक एक करके समझूंगा। मेरे साथ फजील भाई हैं जो सोशल सरोकार को भी समझते हैं, सामाजिक सरोकार को समझते हैं, राजनीति को भी समझते हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर एससी एसटी को रिजर्वेशन नहीं होता, जिसकी 65% आबादी है, तो क्या होता? और आप कल्पना कीजिए कि अगर ओबीसी नहीं बनता तो क्या होता? मुझे लगता है कि इस देश में, और अब ये देखिए कि इस देश में जो सवर्ण समाज है उसकी लगभग 15% आबादी है, उसमें जो ब्राह्मण समाज है उसकी लगभग 3 से 4% आबादी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब 3 से 4% का मतलब समझ रहे हैं, कम से कम 1.5 करोड़ के हिसाब से भी माने तो 3 करोड़ 4, चलिए 5% मान लेते हैं, तो 5 करोड़ और 2.5 करोड़, 7.5 करोड़ उनकी आबादी है। अब इस देश का सरकारी नौकरी कितना है, ब्यूरोक्रेसी कितनी है, जुडिशियरी कितनी है, मीडिया कितने? 7.5 करोड़ लोगों में 90% लोगों का सेटलमेंट बढ़िया है। बिजनेस में वैश्य समाज है, ठाकुर समाज के लोग भी ठीक ठाक है, लेकिन अब वो मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, बिजनेस में भी वो ठीक ठाक नहीं है। तो सवाल है कि ये कब तक चलेगा? इस देश में ऐसी क्या वजह है कि एक भारत एक जाति प्रधान देश है, इससे भागिएगा मत। हम सब भारतीय हैं, लेकिन अपने देश में जातियों में बटे हैं। जब भारत के बाहर जाते हैं तो भारतीय हैं, जब दुश्मन से लड़ना हो तो भारतीय हैं, और हम सब एससी एसटी ओबीसी हिंदू भी है, लेकिन तब जब उसको वोट देना है, लेकिन जब अधिकार की बात होगी तब उसकी जाति आ जाती है। तो सवाल है कि एससी एसटी के लोग 35% आबादी रिजर्व सीट पर ही क्यों फंसी हुई? और अगर रिजर्व सीट का प्रावधान नहीं होता तो क्या होता? फजील भाई क्या लगता है? ये 15% लोग 75% विधानसभा लोकसभा में हैं,
मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, सारी संपत्ति उनके पास है। ये 85% लोग क्या कभी सोचते नहीं होंगे कि हम कहाँ हैं? देखिए, जो हमारे शेड्यूल कास्ट पे जीत के आते हैं ना सीट, शेड्यूल कास्ट के लोग, वो भी शेड्यूल कास्ट की आवाज नहीं उठा पाते। यही बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में ये बात कही थी कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्व जो सीट होगा वहां सिर्फ शेड्यूल कास्ट वोट देगा, वहां दूसरे कास्ट के वोट नहीं देंगे। इस बात को नहीं माना गया और संविधान में ये बना दिया गया कि नहीं, वहां सब लोग वोट देंगे। क्या होता है कि शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट किसी पार्टी से आवे तो ये सोचता है कि ये लोग तो हमारे अपने हैं, कहां जाएंगे, इनके लिए कोई आवाज मत उठाओ। वहां के जो सवर्ण मतदाता हैं उनकी बात करते हैं। जैसे हाथरस के एक सांसद जी हैं, वो साथ में चटाई और एक गिलास लेके चलते हैं। नहीं, मेरा सवाल वो नहीं है। ये 35% जो लोग हैं वो रिजर्व सीट छोड़ दीजिए, जनरल पर क्यों चुनाव नहीं लड़ पाते हैं? ये राजनीति का। हाँ, एक और बात मैं जो इंट्रोडक्शन में भूल गया, इस देश में टीवी और अखबार ने खौफनाक प्रचार किया। जैसे कि कहते हैं अभी कलयुग है, मैं उसको कलम युग कहता हूं, जहां सबको पढ़ने का अधिकार है। जैसे ये कहते हैं राजनीति का अपराधीकरण, मैं कहता हूं राजनीति का पैसाकरण। तो क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पास शिक्षा नहीं थी, धन नहीं था, इसलिए वो राजनीति में भी नहीं है? तो मेरा सवाल यह है कि ये 35% एससी एसटी के लोग, पहले उन्हीं पर आते हैं फिर माइनॉरिटी और ओबीसी पर आएंगे। ये 35% लोग जो रिजर्व सीट इनके लिए है, लेकिन इनकी आबादी 35% है, वहां से आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? देखिए, एक तो पार्टी का वोट है, तो पार्टियां टिकट नहीं देती सामान्य सीट पर शेड्यूल कास्ट के लोगों को। बहुत से बिहार और उत्तर प्रदेश के 2 चुनाव में मैंने देखा, कई लोगों ने हिम्मत करके निर्दल चुनाव ला और 15,000, 18,000, 20,000 वोट लाए। ये एक अच्छी शुरुआत है। इस चुनाव में बिहार में भी हुआ और उत्तर प्रदेश में भी कई जनरल शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट इसकी वजह क्या देखते हैं? पार्टियां टिकट नहीं देती एक वजह, या पैसा न होना एक वजह? नहीं, पार्टियां टिकट नहीं देती, ये बहुत बड़ी वजह। देखिए, निर्दल तो चुनाव जितना बहुत मुश्किल काम है, पैसा भी लगता है। बहुत सी पार्टियां टिकट दे देती हैं, पैसा अच्छा, नहीं कोई भी पार्टी हो 35% आबादी को रिजर्वेशन के अलावा कोई सीट नहीं देती है। कोई पार्टी नहीं जिसको चुनाव में जो रनिंग और विनिंग है, जो हारे या जीतने की लड़ाई में 1 to 3 जिसकी हैसियत है, वो नहीं देती टिकट। तो सवाल है कि 15% सवर्ण समाज को क्यों टिकट देते हैं? पैसे के दम पर, क्योंकि उनके पास तो उनकी संख्या भी नहीं है। देखिए, आज जो नहीं है, माहौल बन गया है कि हम चुनाव जीतेंगे कैसे, तो निश्चित रूप से एक पैसा बहुत बड़ा कारण भी बन गया है। किसी भी पार्टी से, बहुत से पार्टियों से चुनाव लोग बिना पैसे के भी जीत जाते हैं। बहुत से लोगों को बहुत पैसा खर्च करते हैं। बहुत से निर्दल उम्मीदवार बन के भी लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, करोड़ों में खर्च करते हैं, लेकिन चुनाव हार जाते हैं। हार ही नहीं जाते, जमानत भी नहीं बचा पाते। तो ये निश्चित रूप से जनता जो है वो पार्टियों में बटी हुई है। पार्टी के जनाधार के साथ जनता है और उस जनाधार में कैंडिडेट देख करके कौन हमारा जिता सकता है, लाइजनिंग और लॉबिंग 2 चीज चलती है। टिकट लेने में भी लाइजनिंग चलती है, लॉबी चलती है। वो फलाना ने किस पार्टी जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया तो हमने दूसरे। अरे भाई, तो 35% जनसंख्या वाले को कौन टिकट नहीं देना चाहेगा? कोई ऐसा विधानसभा नहीं होता है जहां शेड्यूल कास्ट की संख्या ओबीसी के बाद दूसरे नंबर पर होती है। ठीक बात है, लेकिन 35% के अलावा भी तो मतदाता है ना, उनके कैंडिडेट्स को डिनाई नहीं कर पाते हैं, उस कम्युनिटी के कैंडिडेट को। तो जनरल समाज के पास संख्या तो 15% है, उनको सबसे ज्यादा 70-75% टिकट क्यों मिलता है? जीत के भी आते हैं ना। आप देखिए, आरजेडी ने भी टिकट दिया, समाजवादी पार्टी ने 100 टिकट दिया। तो ये लोग हिम्मत नहीं करते, बड़े लीडर्स जो है। अच्छा, चलिए इस पर तो आ गए। मुसलमान 20% है, लगभग 15% इस देश में। उसका रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? वो तो लगातार घटता जा रहा है। वही पार्टियां टिकट नहीं दे रही। पार्टियां कभी 50, आज 15 MP होगा रह गए बस, तो टिकट नहीं देती पार्टियां। वो लोग सोचते हैं कि मुसलमान को टिकट दे देंगे तो सब लोग मुसलमान करके इसको अनटचेबल बना देंगे और हार जाएंगे। तो हारने के डर। और ये 50% वाला ओबीसी का क्या है? देखिए, 50% ओबीसी में कुछ भाजपा को भी है, ये बटा हुआ है, ओबीसी बटा हुआ है। नहीं, कोई पार्टी होता, टिकट तो सबसे ज्यादा, मान ली कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई पार्टी हो, सबसे ज्यादा ओबीसी की संख्या है, तो टिकट तो सबको ओबीसी को देना चाहिए था। देखिए, वो देवबंद की एक सीट पर हम आपको ले चल रहे हैं, जहां 2.5 लाख मुसलमानों का वोट है, लेकिन वहां मुसलमान को टिकट नहीं दिया किसी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने भी मुसलमान को नहीं दिया, किसी पार्टी ने नहीं दिया, और बीजेपी वहां जीती। जहां इतना मतलब 70% एक तरफ और 30%, फिर भी वहां बीजेपी जीत गई। तो इस तरह से कई टिकट के हर पार्टियों में सवर्ण लोग ज्यादा हैं। और वो मैंने आपसे कहा कि लाइजनिंग और लॉबिंग, पैसा, वो इस पैसा ही भी तो होता है ना।
हम टिकट लेने जाएंगे तो जो भी नेता के इर्द गिर्द लोग बैठे हैं उनको पैसा देंगे तो वो हमारे लिए लॉबिंग करेंगे, लाइजनिंग आज करेंगे। सवर्ण समाज के साथ क्या खासियत है कि उसको सबसे ज्यादा टिकट मिलता है, पार्टी कोई हो, पैसा या कुछ और है, या सबसे एक ज्यादा? चीज और बताऊं आपको, इसमें बहुत बड़ा खेल है। जितना भी शराब का ठेका, जितना भी टेंडर विकास का जो भी टेंडर होता है जिले का, बालू का, ये सब कुछ सवर्ण लोगों में बंटता है। और ये लोग मोटा पैसा कमाते हैं, इसलिए उनको पैसा बहाने में दिक्कत नहीं होती। दूसरे लोग जो पैसा मेहनत से कमाए हैं वो लोग उतना पैसा नहीं खर्च कर पाते। पार्टियों को भी ये लगता है कि ये बड़ा पैसे वाला है इसलिए चुनाव जीत जाएगा। ये ओबीसी एससी एसटी पार्टी के लोग, लीडर्स, हमारे कांशीराम साहब जब पहली बार मेरे ख्याल से 27 के करीब एमपी जीत के आए थे, उस वक्त मैं दिल्ली में था, हवाई चप्पल में आए थे लोग। मतलब सोचिए कि वो लोग चुनाव कैसे जीत गए। लेकिन तब वो एक बदलाव की लहर थी 85 की। उसके बाद से कांशीराम साहब की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा था। और मुझे याद है कि कांशीराम साहब ने अपने सांसदों के लिए कुर्ता पैजामा और चप्पल का इंतजाम किया पार्लियामेंट जाने के लिए। ये कि हमारे पार्लियामेंट जा रहे हो तो थोड़ा अच्छे से जाओ, लगना नहीं चाहिए कि दलित है। ये सोच है। और खुद दलित समाज के लोग कहते हैं कि नहीं जीतेंगे, दलित खड़ा हो जाएगा, नहीं जीतेंगे। क्योंकि देखिए बहुत इसका मतलब ओवरऑल ये है कि रिजर्व सीट अगर नहीं होता तो जिस तरह की आर्थिक हालत है, सारे के सारे सीट सवर्ण समाज के लोग जीत के चले जाते हैं। नहीं, रिजर्व से कोई फायदा नहीं, वो लोग बात सवर्ण की ही करते हैं। मतलब वो मान लिए काम क्या करते उससे मतलब नहीं है, वो भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, रिजर्वेशन नहीं होगा। नहीं, ये आजादी के यही तो बात है। अगर रिजर्व सीट नहीं मिलती तो शेड्यूल कास्ट की 2%, 1% भी लोग नहीं चुनाव जीते। लेकिन अब लगता है आपको कि खेल बदल रहा है, अब सबको शेड्यूल कास्ट की चर्चा करनी पड़ी, शेड्यूल ट्राइब की, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, स्टेट प्रेसिडेंट बन रहे हैं, और ओबीसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन एमएलए एमपी कम है उनके। देखिए, मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे। अभी मेन स्ट्रीम में आने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अभी भी करना पड़ेगा। इसलिए संघर्ष करना पड़ेगा कि ओबीसी एससी एसटी के बहुत से लीडर्स बीजेपी में चले जाते हैं, नहीं तो कांग्रेस में चले जाते हैं। वो ओबीसी एससी एसटी के प्लेटफॉर्म पर उनको मजबूत करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे। वो लोग वो भी चुनाव कहां से हम जीतेंगे वो सोचते हैं। बहुत से शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित के लीडर्स हैं, लेकिन वो लोग भी किसी न किसी पार्टी में जाते रहते हैं कि हमारा टिकट मिल जाए, क्योंकि उनको पता है कि हम बिना टिकट के एमपी नहीं बन सकते, एमएलए नहीं बन सकते। एमएलसी बहन जी का एक मुझे अच्छा लगता है कि वो एमएलसी का कैंडिडेट हमेशा शेड्यूल कास्ट को देते हैं, राज्यसभा और एमएलसी। एक यहां पे उनका एक जेन्युइन मुझे लगता है, बाकी दूसरे लोग ऐसा नहीं करते। दूसरी पार्टियों में तो सवर्ण को ही एमएलसी भी उन्हीं को देते हैं, राज्यसभा भी उन्हीं को देते हैं, टिकट भी देते हैं, जबकि वोट नहीं मिलता है। नहीं, बीजेपी अब कुछ नहीं, हम समाजवादी पार्टी और आरजेडी की बात कर रहे हैं, ये दो पार्टियां नॉर्थ में। नहीं, आरजेडी ने कई मुसलमानों को भेजा है। नहीं, मुसलमान को राज्यसभा भेजा है 2 लोगों को, अभी एमएलसी भी बनाया है, एमएलसी भी बनाया है, लेकिन उस पर चलिए, उस पर हम खेल सारा पैसे का है, पैसे का खेल है। जो राज्यसभा गए हैं वो मेडिकल कॉलेज चलाते हैं और राजनीति नहीं करते, वो मेडिकल कॉलेज चलाते हैं। तो एक बहुत बड़ा आरोप है, लेकिन पैसे का खेल आपने कहा उस पर। लेकिन सवाल वही तो है ना, जब बहुजन समाज के पास पैसा ही नहीं है और बहुजन समाज की पार्टियों का भी पास पैसा नहीं है, तो वो पार्टी भी नहीं चला सकते बिना चंदा दिए हुए। पार्टी के सपा बसपा को तो कोई बिजनेसमैन लोन चंदा देता नहीं चला पाते ना पार्टियां। शेड्यूल कास्ट देखिए कितनी। तो इसका पूरा मतलब है कि डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ी जो गड़बड़ी है वो पैसा का खेल है। मतलब अपराधीकरण नहीं हुआ है राजनीति का, राजनीति का पैसाकरण से चलते अपराध को पैसे से संरक्षित किया गया कि अगर दूसरा पैसा वाला भी लड़ सकता है ना, पैसे वाले तो बहुत है, लेकिन तब वहां अपराधी इस्तेमाल किए जाते हैं कि उनको डरवाने के लिए। तो सोचिए, आजादी के 75 साल बाद भी एससी एसटी के लोग रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हैं। सवाल है कि इस देश में 90-85% आबादी के पास जमीन क्यों नहीं है, नौकरियां क्यों नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी में क्यों नहीं है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी क्यों नहीं है, वो जज क्यों नहीं है, वो बिजनेस में क्यों नहीं है, और वो संसद में क्यों नहीं है। इस देश के 85% लोगों को अगर आरक्षण नहीं होता तो वो भी नहीं आ पाते। और सोचिए, जो लोग कहते हैं मैं आरएसएस बीजेपी की भाषा देखता हूं, हिंदू है सब, हर पार्टी में एससी एसटी प्रकोष्ठ है, पिछड़ा प्रकोष्ठ है, सवर्ण प्रकोष्ठ क्यों नहीं हो सकता। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में बड़ी पार्टी आरजेडी, सपा, बसपा, आपको बता दें डीएमके, जेएमएम है,
और पैसे वाली पार्टी वो पार्टियां हैं जो सवर्ण समाज की पार्टी है, क्योंकि उनको चंदा मिलता है। तो ये इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी को सोचना है कि वो सामाजिक रूप से एकजुट होकर अपनी किस्मत बदलेंगे कि नहीं, ये आपके हाथ में। और इसका एक फायदा भी है, जब तक इस देश के 85% लोगों को काबिल संसाधन में हिस्सेदारी और रेस में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, ये देश, ये मुल्क बहुत शानदार नहीं बनेगा। आप अपने ही मुल्क के 90% लोगों को गरीब, लाचार, बेबस रखकर अमेरिका तो नहीं बन सकते हैं, जापान तो नहीं बन सकते, चीन तो नहीं बन सकते हैं। इसलिए जो भी जातिगत भेदभाव करता है वो सबसे बड़ा अपराधी और सबसे बड़ा देशद्रोही है। लेकिन मैं कल्पना करता हूं कि जब संविधान नहीं था तो क्या हालत होगी लोगों की, और मैं कल्पना करता हूं कि अगर आरक्षण नहीं होता, संविधान भी होता, आरक्षण नहीं होता, तो SC ST OBC की क्या हालत होती। और आज अल्पसंख्यक समाज को कैसे धर्म के नाम पर हाशिए पर धकेल दिया गया है। वहीं जो लोग हिंदू हैं, जो किसान जातियां हिंदू हैं, जाट हैं, पटेल हैं, मराठा हैं, गुर्जर है, उनकी कितनी भागीदारी है। जो कुशवाहा है, यादव है, कुर्मी है, कोयरी है, उनकी कितनी भागीदारी है, यह भी बड़ा सवाल है। सवाल है कि सारे संसाधनों पर, सत्ता से लेकर चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, CM से लेकर PM तक, तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन सब पर जो भागीदारी है वो किसकी है और क्यों है। इसकी वजह है पैसाकरण, संसाधन विहीन समाज को। और ये फूले की लाइन बहुत सटीक बैठती है, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। इसलिए भारत का संविधान, मैं इसलिए संविधान को बहुत ज्यादा मानता हूं क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। और मैं एक और बात कह रहा हूं जो माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि राजनीतिक सत्ता जो है वो हर ताले की चाबी है। जब तक बहुजन समाज पार्टी के लोग सत्ता में नहीं आएंगे, बहुजन समाज के लोग सत्ता में नहीं आएंगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, पूरे अफ्रीका में कोई भी गोरा जो है वो शासक नहीं है। भारत पाकिस्तान एक इकलौता देश है और बांग्लादेश, जहां अल्पसंख्यक समाज के लोग सत्ता में शासन करते हैं, संसाधन पर कब्जा है, और बहुसंख्यक आबादी जो है यहाँ वो लाचार, बेबस और गरीब है, और जिसका नतीजा इस देश को भुगतना पड़ रहा है और उसके आर्थिक सामाजिक हैसियत जो है वो नहीं सुधर रही है। क्या लगता है, जब तक 85% लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा एजुकेशन में, तमाम जगह पर, तो कैसे देश मजबूत बनेगा। आपने अल्पसंख्यक कर दिया, लोग कंफ्यूज हो जाए। अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान नहीं, अल्पसंख्यक में कई कम्युनिटी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, धार्मिक शेड्यूल कास्ट को उसमें जोड़ लिया जाए ना। 85% को पूरा जोड़ लिया जाए, तो 15% बहुजन कहते हैं, बहुजन अलग है, 15% को ही सारी चीजें, नौकरी में भी वही, ठेकेदारी में भी वही, बाजार में अगर नॉन बनिया अगर 4 दुकान होगी तो वहां भी सवर्ण की दुकान होगी। OBC SC ST के लोग कोई 1-2 दुकान छोटी मोटी होगी तो होगी, और छोटे ठेकेदारी में भी वो नहीं कर रहे। क्या आरक्षण नहीं होता तो ये भी इतनी स्थिति बदलती? नहीं बदलती। देखिए, दुनिया बहुत आगे चली गई, काले गोरों की लड़ाई दुनिया में हुई, बाकी दुनिया बहुत आगे चली गई। हमको अधिकार मिलने के भी हम कितना पीछे क्यों, ये भी एक सोचने का विषय है। दुनिया भर में काले गोरे की लड़ाई हुई। देखिए, काला एक राष्ट्रपति रहे, ओबामा था, अमेरिका जैसे देश के। लेकिन हमारे देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो बन जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जाता। HD देवगौड़ा साहब थे प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ पूरी मीडिया, वो तो पार्लियामेंट में सोते हैं बैठ के, सुनते नहीं है। लालू यादव, लालू जी तो फिर भी स्ट्रांग लीडर हैं। मायावती जी की आलोचना, मायावती नहीं, सबसे प्रधानमंत्री की हम बात कर रहे हैं। अभी तक कौन प्रधानमंत्री? HD देवगौड़ा OBC प्रधानमंत्री थे, वो एक ही प्रधानमंत्री अभी तक। तो HD देवगौड़ा साहब के खिलाफ इन लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा चलाया और वो कुछ बोले नहीं, न ED का यूज किए, न CBI का यूज किए, न किसी मीडिया। चौधरी चरण सिंह के भी बहुत खिलाफ थे। नहीं, चौधरी चरण सिंह साहब का समय कम था उनका, और कम समय में उन्होंने कुछ बड़े फैसले लिए। लेकिन वो कहते थे कि अगर मीडिया मुझे अच्छा कहती है तो समझ लो कि मैं किसानों के हित में काम नहीं कर रहा। चौधरी चरण सिंह साहब जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को लागू किए, तो उसमें कुछ जमीनें OBC के पास, कुछ शेड्यूल कास्ट के पास हैं। तो चलिए, आप लोग को तय करना है पत्रकार के तौर पे जो भारत की सच्चाई है, जो भारत के समाज की सच्चाई है, वो मैं आपको बता रहा हूं। सवाल है कि SC ST रिजर्व सीट तक ही सीमित क्यों है, पिछड़ों की संख्या क्यों घट रही है, और अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हाशिए पर क्यों जा रहे हैं।
और वो कौन लोग हैं जो भारत माता की जय तो बोलते हैं लेकिन उसी भारत माता के बच्चों को जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं। वो कौन लोग हैं जो हिंदू तो कहते हैं कि हिंदुओं का देश है, लेकिन SC ST OBC हिंदू, किसान हिंदू के साथ भेदभाव करते हैं। इनकी पहचान जरूरी, और राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ है, पैसाकरण हुआ। और पता कीजिए कि पैसा किसके पास है। ये सवाल है आपके लिए, और अपनी प्रतिक्रिया भी जोड़ दीजिए। शुक्रिया फजील भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।